उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी के सारे रस ले लियो रे पिंजरे वाली बूंदिया। अरे वाह उस्ताद, आपको कोई मशहूर गायक होना चाहिए था। अरे कहाँ ये खाना पीना बनाने वाले धंधे में आ गए। हाँ उस्ताद, गाना तो जोरदार है। वो देखिए, पेड़ के ऊपर कौवे भी मंडराने लगे। अरे गाना तो हम अच्छा गाते ही हैं, पर बाजा उससे भी जोरदार बजाते हैं। ये हलवाई का काम तो हमारा साइड बिजनेस है। छोटन और मोटन अपने उस्ताद की झूठी तारीफ कर रहे थे और तभी वहाँ गांव का एक किसान हरखू आते हुए बोला, अरे का भैया सजनपाल, हमारी का बात हुई थी, याद है ना? अब दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। हाँ हाँ याद है हरखू काका, 22 तारीख को आपकी पोती की शादी है ना? हाँ वही याद दिलाने आए हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारे ही भरोसे हैं। हाँ वो तो ठीक है काका, पर एक समस्या है। कैसी समस्या? उसी दिन श्याम भट्टे वाले के लड़की की भी शादी है। अब वो भी हमारे करीबी है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे हाँ करें और किसे ना करें। अरे ऐसा ना करना साजनपाल भाई, हम तुम्हारे ही भरोसे हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए हमारी पोती की शादी के लिए हमने तुमको 2 महीने पहले ही बयाना दे दिया था। वो तो ठीक है काका, पर श्याम भट्टे वाला हमें आपसे दुगने पैसे दे रहा है, भला हम उसका काम कैसे छोड़ दें? हरखू समझ गया कि साजनपाल का इशारा किस ओर है। उसने दुखी मन से कहा, पर वो कितना पैसा दे रहा है? इधर आप 6,000 दे रहे हैं और उधर वो 12,000 दे रहा है। हरखू थोड़ा भावुक हो गया। उसने रुबासी आवाज में कहा, साजनपाल बेटवा, तुम हमारे सगे बेटवा जैसे हो, ऐसा अन्याय मत करो। हम गरीब हैं, हमारी पोती तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। अरे हम तुम्हें बयाना भी दिए हैं, 1,000-2,000 ज्यादा ले लो, पर उससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है काका, अब जब आपने हमको बेटा ही बोल दिया तो क्या फायदा नुकसान देखना। चलो अब आप 10,000 दे देना, आपका काम हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटवा। अब बस हमको खाने पीने के सामान का पर्चा दे दो, ताकि हम धीरे धीरे करके सब इकट्ठा करते रहें। ठीक है काका, आप घर चलो, हम आपके पास पर्चा भिजवाते हैं। फिर हरखू वहाँ से चला गया। पीछे से मोटन मासूमियत से कहता है, पर उस्ताद, इसकी पोती की शादी के तो 2 दिन बाद श्याम भट्टे वाले के यहाँ शादी है। अब लगता है आप तारीख भूल गए। साजनपाल और छोटन उसे देखकर हंसने लगते हैं। फिर छोटन कहता है, अभी तू नया है मोटे, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। मोटन हैरानी से उन दोनों की शक्ल देखता रहता है और दोनों हंस पड़ते हैं। साजनपाल गांव का लालची हलवाई था। वो लोगों के यहाँ शादी या उत्सव में सामूहिक भोज बनाया करता था, मगर उसी बहाने लोगों को वो ठगा भी करता था। गांव के कई लोग उसका शिकार हो चुके थे, पर वो गांव का एक लौता हलवाई था, इसीलिए उसे कोई भी कुछ नहीं कह पाता था। होलागढ़ की सुबह सुहानी थी। पेड़ों पर बैठी नन्ही नन्ही गौरैया उगते हुए सूरज को देखकर उत्साह से उड़ती और आकर दोबारा पेड़ों पर बैठ जाती। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे और किसान खेतों में अपनी गेहूं काटते हुए हंसी ठिठोले कर रहे हैं। अरे ओ रामधनी भाई, ऐसे मुंह लटकाकर वहाँ काहे बैठे हो? अपना गेहूं नहीं काटना क्या? सूरज सिर पे चढ़ा आ रहा है, अरे जल्दी करो। रामधनी अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस निराश से उन लोगों की तरफ देखता रहता है। फिर उसके कुछ साथी अपना काम छोड़कर उसके पास आते हुए बोले, इतना देर से आवाज लगा रहे हैं हम लोग, अरे तुम आ काहे नहीं रहे हो भाई? अरे हम देख रहे हैं बिटिया की शादी करने के बाद बहुत चिंता में रहने लगे हो, हैं? क्या बात है, कौनो परेशानी है का? हैं? अरे हम लोगन से बताओ। उन दोनों की बातें सुनकर रामधनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूझे हुए मन से कहा, अरे का बताएं भैया, बिटिया की शादी में हम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दिए।
ऊपर से 1 लाख सरपंच से भी उधार लिए, मगर फिर भी हमारे ऊपर 50,000 का अलग से कर्ज हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम चुकाएंगे कैसे। मगर ये कर्ज बढ़ा कैसे भाई? अरे सब उस साजनपाल हलवाई का किया धरा है। उसने हमसे 150 बारातियों और घरातियों के नाम पर दुगना सामान मंगवाया और आंख बचाकर सारा सामान गोल करवा दिया। ऊपर से समय नहीं है का बहाना बनाकर पूरे 10,000 रुपए खाना बनाने का ज्यादा ले लिया है। अरे इस साजन पाल गाँव का इकलौता हलवाई है, इसीलिए इतनी बेईमानी कर पाता है। हाँ, पर उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है भाई। अब शहर से हलवाई बुलाओ तो पहले तो वो आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो दुगना पैसा मांगेंगे। अब इतना पैसा हम कहां से भरेंगे? ऐसे में मन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने का भी ख्याल आता है। ए रामधनी, तुम जरा भी ना घबराओ, हम सब मिलकर तुम्हारा कर्जा भी उतार देंगे और उस बदमाश को सबक सिखाने की योजना भी बनाएंगे। क्यों भाइयों? सारे किसान इस बात का समर्थन करते हैं और रामधनी को भरोसा देते हैं। आज हरखू की पोती का ब्याह था। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। आंगन में ढोल और शहनाइयाँ बज रही थी। बारात भी आ चुकी थी। बाराती खाना खा रहे थे और हरखू काका बारातियों को बड़े हर्ष से देख रहे थे। इधर रसोई घर में साजन पाल खाना बना रहा था। मोटन, अब पैंतरा नंबर 16 लगाने का सही समय आ गया। अच्छा उस्ताद, पैंतरा नंबर 16 अभी लगा कर आता हूँ। छोटन इतना कहकर वहाँ से चला गया और मोटन, जो कि दिमाग से जरा मोटा था, साजन पाल से सवाल करने लगा। उस्ताद, ये पैंतरा नंबर 16 क्या है? मुझे भी बताइए ना। अरे तू दिमाग से मोटा है रे, धीरे धीरे करके सब सीख जाएगा। हाँ। छोटन हरखू काका के पास पहुंचकर कहते हैं कि आपको हलवाई बुला रहे हैं। हरखू काका दौड़े दौड़े आते हैं। अरे क्या हुआ? तुमने जल्दीबाजी में बुलावा भेजा। आधे बाराती खा चुके हैं और आधे अभी बाकी हैं। अब सब ठीक तो है ना? अब काका, सारा सामान तो खत्म हो ही गवा जो आपने मंगवाया था। अब और सामान मंगवाना पड़ेगा। क्या? पर कैसे? अरे तुमने उस दिन इतनी बड़ी लिस्ट भेजी थी सामान की, मैंने सब मंगवा कर रखा था। अब सब खत्म कैसे हो गया? काका, हम तुमसे झूठ थोड़ी बोलेंगे हैं? देखो कहाँ है सामान। सारा सामान खत्म हो गया। पैसे दो तो हम भेजकर और मंगवा लें। अरे सारे पैसे तो उसी सामान में लग गए। अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। ठीक है काका, अभी तो हम सामान मंगवा ले रहे हैं, पर हमारे पैसे देते वक्त ये सारे पैसे भी उसी में जोड़ कर दे देना होगा। हाँ। हरखू काका ने हाँ में सर हिलाया और दुखी मन से बाहर निकल गए। इधर साजन पाल ने इशारे से अपने आदमियों को बाजार भेज दिया। हरखू की पोती की शादी हुए कुछ दिन गुजर चुके थे। एक दिन शाम के समय गांव में बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल बैठी थी और गांव के सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी हरखू काका वहां से गुजरे। एक आदमी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। काका, जब से पोती की शादी की है तुम तो गायब ही हो गए हो। अरे दिखते ही नहीं। कहा बताएं भैया, जब से उस साजन पाल हलवाई से हमने शादी में खाना बनवाया है, अरे कर्जे में डूब गया हूँ। उसने एक बार 10,000 का नगद और फिर उधार लेकर दोनों तरह से मुझे ठगा है। तुम चिंता मत करो काका। अरे हम सब अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। अब तो इस हलवाई का कुछ करना ही पड़ेगा। उसी ने रामधनी को भी कर्ज में डुबो दिया है और तुम्हारे साथ साथ गांव के काफी लोग उससे ठगे जा चुके हैं। अब तो हमें पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। गांव के लोग दूसरे ही दिन थाने पहुँचे। साहब, हम होलागढ़ से आए हैं और हमारे गांव का हलवाई साजन पाल हमारे यहाँ भोज बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करता है। तुम लोगों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? नहीं साहब, पर हम सभी गवाही दे सकते हैं। पर हम सिर्फ गवाही के दम पर उसे सजा नहीं दे सकते। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत लेकर आइए, फिर FIR लिखकर कार्यवाही होगी, समझे? इस तरह पुलिस वाले ने बिना किसी सबूत और गवाह के कंप्लेन लिखने से मना कर दिया और सभी को थाने से बाहर निकाल दिया। थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे लालजी चाचा घोंचू और भोंदू एक साथ खड़े थे।
जो किसी काम से होलागर आए हुए थे। अरे क्या हुआ भाई लोग, बड़े उदास दिख रहे हो सब। अरे क्या बताएं भैया, हमारे गांव में एक लालची हलवाई है। उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। अरे एक के दुगने दाम ऐंठता है और शादी में पूरा काम भी नहीं करता है और सामान भी चुरा ले जाता है। पुलिस से शिकायत की तो कह रहे हैं बिना सबूत और गवाह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप ही बताइए क्या करें हम। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। उस हलवाई की ऐसी पोल खोलूंगा कि पुलिस खुद पकड़ने आएगी, पर बदले में दाम लगेगा, वो भी नगद। अगर इससे साजन पाल को सबक मिल जाए तो हम सबको मंजूर है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मजबूरी भारी थी, इसीलिए सबने रामधनी के साथ मिलकर हामी भर दी। लालची चाचा के चेहरे पर जो शातिर मुस्कान थी वो और गहरी हो गई। कुछ दिनों बाद लालची चाचा ने गांव में ऐलान कर दिया कि उसके बेटी की शादी है। फिर खाना बनवाने के लिए वो साजन पाल हलवाई के वहाँ गया। अरे कैसे हो साजन पाल भाई, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। सुना है बड़ा अच्छा खाना बनाते हो तुम। हाँ चाचा, आप सब लोगन की कृपा है। वैसे नाम तो हमने भी बहुत सुना है आपका। खैर बताइए कैसे आना हुआ। देखो साजन पाल, हमारे बड़े लड़के घोंचू की शादी है, तो पूरे 50 लोगों का खाना बनाना है, न एक कम और न एक ज्यादा। तुम जो पैसे कहोगे मैं दे दूंगा, बस तारीख का ध्यान रखना पड़ेगा। बस 50 ही लोगों का खाना बनाना है ना? ठीक है, हम लिस्ट आपके घर भिजवाते हैं। इधर लालची चाचा गांव के तकरीबन 100 गुंडे बदमाशों को न्योता दे आते हैं। दिन बीते और शादी वाला दिन भी आ गया। सारे गुंडे मूंछों पर दांव देते पंगत में खाना खाने बैठे। हलवाई थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अबे कोई पूरी लेकर आजा, खत्म हो गई है। रसगुल्ला बाल्टी में भर कर ला, कटोरी में टाइम खराब मत कर, समझा क्या? जलेबी ला जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। साजन पाल लालची चाचा को बुलाकर उनसे कहता है, 50 लोग तो कब का खाकर जा चुके हैं और खाना तो बस 50 आदमियों का ही बना था और अब तो कुछ नहीं बचा। अब तुम ही संभालो साजन पाल भाई, अरे मेरे बस का तो कुछ नहीं है। कुछ ही देर में बारात के पंडाल में भगदड़ मच गई। खाने की देचकी खाली पड़ी थी और गुंडे गुस्से में कुर्सियां पटक रहे थे। अबे ओ लालची चाचा, 100 लोगों को बुलाकर खाना 50 का ही बनवाया? हमको भूखों मारने के लिए बुलवाया था क्या है? अरे देखो भैया, हमको क्या पता सारा खाना कितना बचा है, कितना बर्बाद हुआ है? खाना तो साजन पाल ने बनाया है ना, गलती उसी की है। अरे चाचा, आपने ही कहा था ना कि खाना केवल 50 आदमी का ही बनेगा, न कम न ज्यादा। बेलन से आज तो हलवाई की जलेबी बना देंगे हम। हमें बुलाकर भूखा रखा हुआ है इसने। आओ साथियों। जब सारे गुंडों को खाना नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने साजन पाल को ही पीटना शुरू कर दिया। भैया मुझे छोड़ दो, हम गरीब आदमी हैं, हमने तो बस काम किया। मैंने सुना है तू खाना बनाने में लूट मारी और चोरी करता है। लाओ रे हमारी बंदूक, इसकी खोपड़ी खोल देता हूँ। एक गुंडा तो बंदूक मंगाकर साजन पाल के सिर पे तान देता है और ट्रिगर दबाने वाला होता ही है। तभी उधर छोटन मोटन, लालची चाचा और घोंचू और भोंदू सभी के माथे से पसीना टपक रहा था कि अब क्या होगा। इधर साजन पाल मौत के डर से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। अरे मुझे छोड़ दो मालिक। हाय रे, आज के बाद नहीं करूँगा घपला। मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ। गुंडा उसे गोली मारने वाला होता ही है। तभी वहाँ मुखिया के साथ रामधनी, हरखू काका और गांव के सभी लोग आ जाते हैं। रुकिए, इसे जान से मत मारिए, इसे इसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, अब इसे छोड़ दीजिए। पूरा गांव इससे परेशान था, इसलिए लालची चाचा ने इसे सबक सिखाने के लिए ये छोटा सा नाटक किया था। आप सभी लोगों का खाना हमने पहले ही घरों में बनवा दिया है, आइए बैठकर खाइए।
पीछे से गांव की औरतें गर्मा गर्म पूरी और देज की भरकर सब्जी लेकर पीछे से आती हैं। वाह वाह, अब आया ना मजा। साजन पाल, अगली बार शादी में खाना कम पड़ा ना तो दुल्हन के साथ तुम्हें भी विदा कर देंगे। और पूरा पंडाल ठहाके से गूंज उठता है और साजन पाल शर्म से सिर झुका लेता है। अब उसे उसकी गलती की सजा जो मिल चुकी थी।